हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग आज जो है सीखेंगे कलर कोड के बारे में, ठीक ना। कार्बन रजिस्टर जो होता है उसको हम लोग कोडिंग करते हैं, अलग अलग कलर, उसका अलग अलग मीनिंग होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए हेडिंग दिए हैं कलर कोड फॉर रजिस्टर्स। ये जानेंगे कि जनरली हायर रेंज के रजिस्टर को बनाने के लिए कार्बन मटेरियल को हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख दिए हैं रजिस्टर्स इन द हायर रेंज आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन एंड कार्बन रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, ठीक ना। इसको हम लोग प्लास्टिक के जैकेट में, ठीक ना, इस तरह के शेप दे देते हैं या सिरामिक जैकेट में उसको रख देते हैं। और ये जो है बहुत कम खर्चीला होता है, उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, इनएक्सपेंसिव है। और इस रजिस्टर को बनाने का तरीका क्या है, तो कार्बन को हम लोग सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स कर देते हैं और उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म दे देते हैं, ऐसा फॉर्म दे देते हैं। यही रजिस्टर का काम करता है। अब जो है इस पे कुछ कलर का कोडिंग किया रहता है। वैसे तो मेरे पास जो स्केच है वो सब सिंगल कलर का है, तो हम सब कलर एक ही जैसा बना दिए हैं। तो ये सब लिख देते हैं कि अलग अलग कलर है। सपोज कीजिए अब ये कौन कलर होगा ये फिक्स नहीं है, वो कलर वेरी भी कर सकता है। अब मान लो 1 मिनट के लिए हम इसको दिखा दिए हैं ब्राउन, सपोज करो हम इसको दिखा दिए येलो, इसको दिखा दिए ग्रीन, और मान लो इसको दिखा दिए गोल्ड, सपोज करो। तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर आपको कोडिंग आता है, उसका मतलब आता है, तो आप बता सकते हैं। तो ये तो सिंपली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाए कि कोई भी आप अपना कलर चूज कर सकते हैं। ये जानेंगे कि जैसे आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो ये जो फर्स्ट कलर बैंड मिला या रिंग मिला, रिंग टाइप का शेप है ना। तो ये जो है ना फर्स्ट कलर जो है वो फर्स्ट डिजिट को बतलाता है, समझ में आएगा सब कुछ। सेकंड कलर जो है वो सेकंड डिजिट को बतलाता है, रेजिस्टेंस का सेकंड डिजिट को, यानी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बतलाता है। ये जो थर्ड कलर है ये इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो फोर्थ कलर है इसको हम लोग, ये टॉलरेंस को बतलाता है। ये सब बात समझ में आएगा। अभी केवल बस समझिए कि ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ लिख दिया है टू मेक अ रजिस्टर कार्बन विथ ए सुटेबल बाइंडिंग एजेंट इज मोल्डेड इनटू ए सिलेंडर। इसको सिलेंडर के फॉर्म में मोल्ड कर दे रहे हैं। एंड द इंटायर रजिस्टर इज प्लेस्ड इन सिरामिक और प्लास्टिक जैकेट। इसको हम लोग ऊपर से कवरिंग कर दिए प्लास्टिक का या सिरामिक जैकेट का। इसमें जो फर्स्ट कलर है वो फर्स्ट डिजिट को बतलाएगा, सेकंड कलर सेकंड डिजिट को बतलाएगा, थर्ड कलर मल्टीप्लायर को तो यहाँ लिख दे रहे हैं, बोलेंगे क्या, इट हैज 4 कलर बैंड्स, कलर बैंड्स। फर्स्ट कलर indicates first digit, second color indicates second digit, third color indicates, ठीक ना, थर्ड कलर बैंड कहें, कलर रिंग भी बोल सकते हैं। थर्ड कलर जो है वो मल्टीप्लायर को बतलाता है, मल्टीप्लायर। एंड फोर्थ कलर
फोर्थ कलर इंडिकेट्स टॉलरेंस। चलिए, अभी तक तो आपको कुछ समझ में आया नहीं कि आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो बस बहुत जल्दी रहस्य खुलने वाला है। अब इसमें पहले मैं आपको कोडिंग समझा दूँ। कोडिंग मतलब कि आगे हम लोग सीखेंगे, अगर ये ब्लैक रहे ना तो इसको 0 लिखा जाता है, ब्राउन रहे तो 1 लिखेंगे, रेड रहे तो 2 रखें। तो ये कैसे ही सब याद रखेंगे उसको बता रहे हैं। पहले आप इसको लिखें। देखिए, एक सेंटेंस है, आप इसको याद रखेंगे। बीबी रॉय, देखिए ये भी कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, ओ, ये सब कैपिटल लेटर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, देख लो। अब इसमें हम कैपिटल जी को जो है वो कैपिटल लिखे हैं, लेकिन बाकी को स्मॉल लेटर में लिख दिए, तो हमको जी से मतलब। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखो, जो कैपिटल लेटर है ना वो कलर को बतला रहा है, तो हम लोगों को कलर, फिर नंबर कहो या डिजिट, फिर मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, इसका कलर के अकॉर्डिंग टेबल बनाना है। तो ये फर्स्ट बी जो है ना वो किस कलर के बारे में बतलाता है, तो ब्लैक। सेकंड बी जो है वो ब्राउन कलर के बारे में बतलाता है। थर्ड कलर जो है आर, कौन हो गया, रेड। वो क्या हो गया, ऑरेंज। वाई, येलो। कैपिटल जी, ग्रीन। फिर बी है ब्रिटेन, तो क्या हो गया, ब्लू। भी वायलेट। उसके बाद क्या है, कैपिटल जी तो ग्रे। फिर देखिए आगे, डब्लू व्हाइट। और व्हाइट के अलावे क्या लिखना है, तो नीचे लिखना है गोल्ड, फिर लिखना है सिल्वर, और नो कलर, कोई अगर कलर ना हो तब। आइए, अभी तक आप कुछ समझे नहीं, कम से कम एक ऑर्डर तो समझे ना कि ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अगर ये लाइन याद रहे तो बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक ना, यहाँ तक तो। फिर उसके बाद क्या लिख लेना है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अब आइए, ब्लैक के लिए अगर आप डिजिट लिखें, नंबर लिखें, तो ब्लैक को 0 बोलेंगे, ब्राउन को 1 बोलेंगे, रेड 2, ठीक ना। एक लाइन में याद है तो बस काम हो जाएगा। 5, ये हो गया 6, वायलेट क्या हो गया 7, ग्रे हो गया 8 और वाइट हो गया 9। गोल्ड के लिए कोई नंबर नहीं होता है, कोई डिजिट नहीं होगा। अब चलो, जब अगर मल्टीप्लायर के रूप में ब्लैक यूज किया जाता है तो 10 टू दी पावर 0 यानी कि 1 समझो। सब समझ में आएगा, आराम से केवल देखें। अगर ब्राउन के लिए बात करें मल्टीप्लायर का, 10 टू दी पावर 1 हो गया। रेड के लिए 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 9। ये हुआ कि जब हम ये सब कलर को एज ए मल्टीप्लायर यूज करें,
हाँ, गोल्ड को अगर मल्टीप्लायर के रूप में यूज करेंगे तो इसमें याद रखना है 10⁻⁻1, और अगर सिल्वर को मल्टीप्लायर के रूप में यूज करेंगे तो 10⁻⁻²। नो कलर जो है वो तो कोई कलर ही नहीं है, वो मल्टीप्लायर के रूप में यूज नहीं होता। अब आइए बात करें टॉलरेंस का। टॉलरेंस एक तरह से फोर्थ कलर है। अभी आपको बनाए थे डायग्राम कि जैसे इस तरह का हम लोग कार्बन रजिस्टर बना लिए, ठीक ना। इसमें 4 ठो कलर्ड रिंग है। मान लो जैसे फर्स्ट कलर जो है वो ब्राउन है ना, सेकंड कलर जो है वो येलो है, थर्ड कलर मान लो ग्रीन दिया हुआ है, और जो फोर्थ कलर है वो मान लो गोल्ड दिया हुआ। तो देखो ये टॉलरेंस जो होता है ना, उसमें यानी जो फोर्थ कलर है, ये फोर्थ कलर या तो गोल्ड होगा नहीं तो सिल्वर होगा। इसके साथ शर्त है, गोल्ड या सिल्वर होगा, और नहीं तो इस कलर को देगा ही नहीं। जब कोई कलर नहीं दे तब उसका मीनिंग क्या रहता, मैंने फोर्थ कलर दे ही नहीं। तो देखो गोल्ड अगर दिया हुआ रहे तो इसका टॉलरेंस जो है हम लोग 5% लेते हैं, टॉलरेंस 5%। और अगर सिल्वर हम लोग लिए तो सिल्वर के लिए हम लोग टॉलरेंस जो है वो 10% लेते हैं। और अगर कोई कलर नहीं रहा तब टॉलरेंस जो है वो 20% लिया जाता है। यानी यहाँ पे अगर फोर्थ कलर हो ही नहीं तब टॉलरेंस कितना लिया जाता है, 20%। तो ये टेबल बन के रेडी हो गया। टॉलरेंस में याद रखिए ब्लैक से लेकर के वाइट तक कोई यूज में आने वाला नहीं। ब्लैक से वाइट तक यूज में जब भी टॉलरेंस में होगा तो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या कोई कलर नहीं होगा। अब आइए इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कहा गया कि बतलाव इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, तो बोलो तो कितना होगा। फर्स्ट कलर कौन है जी, तो ब्राउन। तो पहला कलर फर्स्ट डिजिट को बतलाता है, तो फर्स्ट डिजिट ब्राउन के लिए डिजिट क्या लिखें, तो 1, नंबर हो गया 1, तो लिख दो यहाँ 1। सेकंड कलर कौन है, येलो। येलो के लिए डिजिट क्या लिखें, 4, तो देखो ऐसे लिखेंगे 4, 1 4, 14 हो गया। देखो 2 कलर लिख लिए, ब्राउन के लिए 1, येलो के लिए 4। और थर्ड कलर कौन है, ग्रीन। थर्ड कलर को हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है ग्रीन से। तो ग्रीन का मल्टीप्लायर देखिए कितना है, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10⁵। तो 10⁵। चलो इतना जो है रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन फोर्थ कलर गोल्ड है, तो गोल्ड इसके टॉलरेंस को बतलाता है, मतलब कि रेंज ऑफ रेजिस्टर को बतलाएगा। यानी आप टॉलरेंस हो गया 5%। देख लो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, यानी देखो इतना ओम तो रेजिस्टेंस हुआ ही, इसमें ज़्यादा और कम क्या हो सकता है, तो प्लस माइनस 5%, यानी 14 × 10⁵, 14 × 10⁵ का 5%। देखो ये मैक्सिमम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 14 × 10⁵, ये कितना आ जाएगा जी, देख लो 2 ठो 0 तो गायब हो गया। ये कितना आ गया 10⁻, ये 70 हो गया, 14 5 जा 70, ये हो गया 10⁻3। देखो तो
इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम मैंने प्लस करना, मिनिमम मतलब यही माइनस कर देना। देखो तो इसको ऐसे लिख दें 1.4 इंटू 10⁶, वही बात है ना। और यहाँ पे देखो तो 0.07 10⁶, देख लो ना मल्टीप्लाई करके, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा, वही बात लिखा हुआ। तो कितना हो गया 1.4 प्लस 0.07 10⁶ ओम, यानी रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा 1.4 प्लस 0.07 और 10⁶ को मेगा हम लोग बोलते हैं, मेगा ओम। ये हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए तो बस यहाँ माइनस कर देंगे, यानी वैसे जनरली हम लोग यहीं पे प्लस माइनस लिख देते हैं, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्लस माइनस इतना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस कितना होगा तो 1.4 में 0.07 मेगा ओम को ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिएगा तो वो मिनिमम हो गया, ठीक ना। यानी मैक्सिमम पूछेगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैक्सिमम कितना, तो बोलेंगे 1.4 0.07 मेगा ओम। मिनिमम कितना 1.4 प्लस नहीं माइनस अब कर देंगे मिनिमम के लिए, इतना मेगा ओम है ना। बस तो ये तो आप समझ गए, बहुत आसान है। अब तो समझ गए ना कि जब कलरिंग दिया हुआ रहेगा, कोडिंग किया हुआ रहेगा तो आसानी से उसके हेल्प से आप नंबर बोल सकते हैं कि नहीं। तो ठीक है, पहले तो आप इसको लिखें। सपोज कीजिए यह क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, लिखे हुए कि रेजिस्टेंस जो है 2.3 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 10% इतना ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपसे कहा गया कि भाई नेम ऑफ कलर बतलाओ, फर्स्ट कलर क्या है, सेकंड कलर क्या है। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, पहले जो है ना इसको पॉइंट यहाँ नहीं रहने देना है, ये 2 नंबर जो है ना वो बिना पॉइंट का होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ नहीं रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 इंटू 10⁵, देख लो वही ना हो गया, और प्लस माइनस 10%। आप जानते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो है वो फर्स्ट कलर को बतलाता है, तो फर्स्ट कलर वो 2 है, तो 2 किसके लिए यूज में लाया जाता है, तो रेड के लिए, यानी फर्स्ट कलर क्या हो गया, रेड। चलो 3 किसके लिए है जी, ऑरेंज के लिए, यानी सेकंड कलर जो है वो क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। थर्ड कलर क्या बतलाएगा, देखो थर्ड कलर है 10⁵, तो 10⁵ जो है मल्टीप्लायर के जगह ये किस कलर को बता रहा है, ग्रीन। समझ रहे हैं ना। लेकिन अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या गलती करता है, इसी 10⁴ ना है और इसी के हेल्प से बताने लगता है। नहीं, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, बिना पॉइंट के इस टर्म को लिख। अब देखो फोर्थ कलर क्या, तो बोलेंगे कि फोर्थ कलर जो है वो 10% है, तो 10% किसके लिए यूज में लाया जाता है, सिल्वर के लिए। तो देखो अब चाहे कलर कोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कलर दे के रेजिस्टेंस पूछे या रेजिस्टेंस दे करके कलर को पूछे, बताना तो बिल्कुल आसान है, ठीक ना। तो चलिए इसको भी लिख लें। अब हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड
कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अलग अलग शेप के कंडक्टर को देगा और रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। देखेंगे, जैसे कहा गया आपसे एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस ए और आई करंट का फ्लो हो रहा, ठीक ना, आई करंट का फ्लो हो रहा। सॉलिड कंडक्टर है, इसका रेसिस्टिविटी रो दे दिया है और लेंथ एल दे दिया। पूछा जा रहा आपसे कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो, तो आप फार्मूला पढ़े ना कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, ठीक ना। रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल जो है लेंथ, और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जाहिर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई ए स्क्वायर, नहीं रेडियस ए है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें जो है देखो, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन ये बीच में जो है ना हॉलो है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है रो, ठीक। क्वेश्चन में क्या किया है, इनर रेडियस दे दिया है ए और आउटर रेडियस दे दिया है बी। मतलब समझो एक पाइप है, थोड़ा थिकनेस लिए हुए पाइप है, अंदर वाला रेडियस ए है, बाहर वाला रेडियस बी है, इसका लेंथ दे दिया है ए। पूछा जा रहा बतलाओ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जानते हो ना रेजिस्टेंस तो होता है रो एल बाई ए। तो रो तो दिया हुआ है ही मटेरियल का रेसिस्टिविटी, मटेरियल का रेसिस्टिविटी, एल भी मालूम है, देखो करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ क्या इस पूरे एरिया से करंट जा रहा है, तो नहीं, ये वाला पार्ट तो गायब है, ये भी तो हॉलो पार्ट है। तो जितना पार्ट से करंट जा रहा है वो एरिया क्या होगा, तो पूरा एरिया पाई बी स्क्वायर और एम्प्टी पार्ट पाई ए स्क्वायर, यानी पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो पाई को कॉमन ले लिया, यही हो गया इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस। सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि एक क्यूबॉइडल शेप का कंडक्टर, क्यूबॉइडल शेप का कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, सपोज करो ये लेंथ दिया हुआ है एल, ये दिया हुआ है मान लो विड्थ बी, और ये पोर्शन स्मॉल है। अगर क्वेश्चन में कहे ना कि करंट जो है इधर से इंटर कर रहा और इधर से निकल रहा, बतलाओ रेजिस्टेंस क्या हो। तो देखो इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रो, करंट यहाँ से यहाँ आया तो एल के जगह लिख लेंगे बी, डिवाइडेड बाय एरिया। तो कितना एरिया से करंट ट्रेवल कर रहा है, तो देखो ये एरिया अगर देखोगे तो ये है और यहाँ से यहाँ एल है, तो एरिया हो गया एल इंटू, है ना। देखो अब इस एरिया से करंट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे जा, अगर इधर से आता करंट तब हम लोग क्या करते, रो, करंट यहाँ से यहाँ गया तो लेंथ लिखते एल और एरिया हो जाता ए इंटू बी, ठीक ना। तो ये भी देखना है
कि करंट का जो है फ्लो किधर हो रहा है। जैसे फ्लो इधर हो रहा है तो हमको इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात करना पड़ेगा। ठीक, अब थोड़ा समझेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक ट्रंकुलेटेड शेप का कंडक्टर है, करंट इधर से इंटर किया और इधर से बाहर निकल रहा। सपोज करो दिया हुआ यहां से यहां L, मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो। आपसे कहा गया कि यहां रेडियस A है और ये रेडियस B है। बतलाओ इस शेप का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या लिख दोगे, रो L बाई एरिया। तो रो तो मालूम है, करंट यहाँ से यहाँ गया, लेंथ भी मालूम है, एरिया क्या लिखे बोलो तो, थोड़ा सोचो तो सोचो, करंट जब यहाँ पे इंटर किया तो एरिया था पाई ए स्क्वायर, यहाँ आया तो एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है। जबकि इसके पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए तो चाहे आप यहाँ पर इसको काट के देखिए, यहाँ काट के देखिए, एरिया सब जगह सेम, इसमें भी एरिया सब जगह सेम, इसमें भी करंट इधर जा रहा है, ऐसे काटेंगे हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एरिया बढ़ते जा रहा है। तब आप इस तरह के प्रॉब्लम को डायरेक्ट आप नहीं बना सकते। अब अगर आप ये सोचिए कि हम तो एकदम सीधे देंगे, एरिया के जगह लिख देंगे पाई ए स्क्वायर, कोई कहेगा नहीं हम पाई बी स्क्वायर, कोई कहेगा नहीं दोनों का एवरेज निकाल देंगे, कोई कहेगा पाई बी स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, एरिया यहाँ वेरिएबल है और जब एरिया वेरिएबल होगा तो वो क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के बनने वाला नहीं। तो पहले आप इसको लिख लें और तब जो है वेरिएबल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को बता रहे। तो देखिए ये ट्रंकुलेटेड शेप का कंडक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रेडियस है इसका A है और यहाँ रेडियस B। I करंट का फ्लो हो रहा, मटेरियल का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है रो और लेंथ दिया हुआ है L। ठीक, चलिए इतना तो अभी आप सीखे हैं कि ये क्वेश्चन को डायरेक्ट तो बनाना संभव नहीं है। लेकिन देखिए मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और 4 ऑप्शन आ गया, जाहिर है ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन आ गया। एक ऑप्शन आ गया रो L बाई पाई ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आ गया रो L बाई पाई बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आ गया रो L बाई पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, उसी 2 को यहाँ ला दिया। एक ऑप्शन है रो L बाई पाई ए बी। सपोज कीजिए 4 ऑप्शन, चलो ABCD लिखते रहे। देखिए बहुत बार जो है ना क्वेश्चन बिना बनाए भी कॉमन सेंस से भी बन जाता है हार्ड क्वेश्चन। जैसे अब 4 में से कौन ऑप्शन करेक्ट है। अगर करेक्ट ऑप्शन मालूम नहीं भी हो, रॉन्ग भी पता चल जाए तब भी काम हो सकता है कि नहीं। कोई अगर आपसे बता दे कि देखो जी ABC रॉन्ग है तो अपने आप ही D करेक्ट हो जाएगा। कहा दे कि DCB रॉन्ग है तो ये करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम आ गया। मैं मेथड नहीं एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप सोच सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि देखो भाई यहाँ एरिया पाई ए स्क्वायर है,
यहाँ भी अगर वही रहता ना, एक जैसा एरिया होता, यानी कंडक्टर अगर ऐसा होता, ठीक ना, कंडक्टर अगर ऐसा होता कि यहाँ भी ए और यहाँ भी ए यूनिफॉर्म अगर होता, तब तो कोई बात ही नहीं था, है ना, तब तो कोई दिमाग लगाना था ही नहीं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो कंडक्टर है वो ऐसा है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि देखो जहाँ पर बी है ना, अगर वहाँ ए लिख दोगे, यानी ऐसा अगर होता तो आंसर रो एल बाई पाई ए स्क्वायर होता ना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बी है उसको अगर हम ए बना दें तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, रो एल बाई पाई ए स्क्वायर। तो देखो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत दिख रहा, क्योंकि एक सीधे कह दिया है नहीं पाई ए स्क्वायर सब जगह का एरिया एक ही है, पाई बी ए स्क्वायर तो ये भी गलत है। अब जो है, अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए ऑप्शन में 2 नहीं दिया, पाई बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ऐसे दे दिया। अब ये देखो कि अगर ये बी के जगह पे हम ए लिख देते, यानी ये यूनिफॉर्म अगर होता, तब ये आंसर आना चाहिए था। तो रखो, तो बी के जगह ए रख दो, तो क्या आ जाएगा, रो एल बाई 2 पाई ए स्क्वायर, यानी वो नहीं ना आया, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। देख लो, बी के जगह ए जब रख रहे हैं तो रो एल बाई 2 पाई ए स्क्वायर आ जा रहा है, और इसमें बी के जगह ए रख के देखो तो उससे मैच कर जा रहा है कि नहीं। मतलब कि अगर ऐसा ऑप्शन है तब तो ये गारंटी है कि ये तीनों गलत है और ये सही है। लेकिन देखो ये कोई बहुत तो ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल टाइप का मेथड है जिसे हर क्वेश्चन बना लेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम सोचे बिना बनाए ही कि अगर ये यूनिफॉर्म होता, यानी बी भी अगर ए के इक्वल होता तो ऐसा आंसर होना, यानी जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए लिख के देखो वो आ रहा है कि नहीं। देखो अगर इसी में ऑप्शन पूछने वाला यहाँ 2 लिख देता तो बस अब यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैसे, बी के जगह ए लिखो तो यहाँ 2a स्क्वायर आएगा, 2 कट जाएगा, फिर रो एल बाई पाई ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, यानी वही आ जाएगा, यानी तब इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। तो ये तो दो गारंटी हो गया कि ये दोनों गलत है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में कौन गलत है, इसलिए ट्रिक का लिमिटेशन होता है। आप ट्रिक से सब काम नहीं कर सकते। हाँ, ट्रिक से ये काम कर सकते थे, अगर ये 2 नहीं दिया हुआ है तो हमारा ट्रिक काम कर गया, गारंटी है मात्र एक यही सही है, बाकी सब गलत है। तो खैर, अब आइए हम लोग ट्रिक के बजाय आते हैं मेथड पे, ठीक ना। मेथड से अगर बनाए इसको तो देखो इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन यही है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, ठीक। एरिया एक जगह होता, एक जैसा होता सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो देखो सोचो, तो अगर इस ट्रंकुलेटेड से माइंड में सोचो ना, जैसे कद्दू है ऐसे, और इसको काटते जाओ, तो जैसे जैसे आगे जाओगे डिस्क बड़ा मिलते जाएगा। क्या कद्दू को काटोगे तो डिस्क मिलेगा ना, और जैसे जैसे आगे जाओगे डिस्क का साइज क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। तो ठीक, अब जो है ध्यान से देखें, हम लोग एक डिस्क शेप का एलिमेंट कंसीडर किया, है ना। डिस्क शेप का एलिमेंट, इसको काटते जाएं तो डिस्क मिलेगा। एक डिस्क जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर है, जिसका थिकनेस क्या है dx।
x डिस्टेंस पर एक डिस्क है जिसका थिकनेस है dx। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है y। अब ये जो डिस्क है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो बोलेंगे कि देखो जी, मेरे हाथ को ही डिस्क समझ लो, करंट इधर से इंटर किया, इधर से बाहर निकल, तो करंट कितना डिस्टेंस कवर किया? dx। तो रो, हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? रो एल बाई ए। तो रो एल, एल के जगह तो dx हो गया, एरिया इसका हो गया पाई वाई स्क्वायर। तो y का वैल्यू कैसे निकालें? हमको y तो मालूम है नहीं, है ना, डिस्क का रेडियस तो मालूम यहाँ है नहीं, यहाँ मालूम है ये, यहाँ मालूम है b, लेकिन यहाँ तो मालूम है नहीं। तो देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा समझना। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, सोचो इसको थीटा बोलते हैं, tan थीटा। अगर हम इस ट्रायंगल में बोलें तो देखो ये है तो ये भी है, तो ये y माइनस ए हुआ, और यहाँ से यहाँ x है, तो y माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लो जी, अगर बात इस बड़ा वाला ट्रायंगल का करें तो ये है परपेंडिकुलर, अब बेस ये हो गया l के इक्वल, यानी b माइनस ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सोचो तो y माइनस ए b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, तो y क्या हो गया? a प्लस b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। चलो जी, y तो निकल गया, किसके टर्म में? x के टर्म। अब ये जो डिस्क शेप का जो हम लोग एलिमेंट लिए हैं उसका रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट या डिस्क जो कहो, देखो एलिमेंट क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बड़ा होते जा रहा है, एरिया वेरिएबल है, तो बोलेंगे रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इसका एरिया, तो इसका एरिया हो गया पाई वाई स्क्वायर, रो बाई पाई डी एक्स, और y का वैल्यू कितना है जी? तो a प्लस b माइनस ए बाई एल एक्स होल स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया एलिमेंट का रेजिस्टेंस, ठीक। अब पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो रो बाई पाई ए डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल एक्स होल स्क्वायर। देखो इसी को लिख सकते हो रो बाई पाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल एक्स, ऊपर ले जाएंगे पावर -2 dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, देखो x यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, यानी 0 से l तक, 0 से l तक इसको इंटीग्रेट करना। अब देखा जाए r इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई पाई। देखो जी x में जो मल्टीप्लाई है ना उतना से डिवाइड कर दो, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई एल, और इंटीग्रेशन का रूल क्या है? जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, तो चलो a प्लस बी माइनस ए बाई एल एक्स, -2 में 1 ऐड करो तो -1 डिवाइडेड बाई -1,
ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to L। ठीक, देखो जी इस माइनस को इधर ला देते हैं, रो बाई पाई, L ऊपर चला गया, B माइनस A नीचे, और यहाँ से जो है माइनस को आगे ला दिए। देखो तो इसको क्या लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई A प्लस B माइनस A बाई L x, पावर -1 है, नहीं नीचे आ गया तो प्लस हो, कहाँ से कहाँ, 0 to L। क्या रूल है जी बतलाओ तो, माइनस रो L बाई पाई B माइनस A। देखना एक बार अपर लिमिट, तो x के जगह L रख के देखो क्या आता है। तो सोचो तो x के जगह L रखोगे, L कट जाएगा और ये कट जाएगा, 1/b बचेगा क्या, माइनस x के जगह 0 रख के देखो a बचेगा क्या। तो देखो तो क्या आ गया, r इक्वल टू माइनस रो L पाई b माइनस a। ऊपर में देख लो, देखो ये माइनस को अगर हटाना चाहते हो ना तो इसको ऐसे लिख दो, 1/a माइनस 1/, माइनस गायब हो गया। क्या आया जी, रो L पाई b माइनस a, और इधर देख लो तो एलसीएम ए बी हो गया, b माइनस a डिवाइडेड बाई ए बी। देखो तो b माइनस a कैंसिल, कितना हो गया, रो L डिवाइडेड बाई पाई ए बी, यही हो गया रेजिस्टेंस, है ना। तो देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस तो ये है, ट्रिक से तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन आपको जैसा बतलाया ट्रिक हर बार तो काम करता नहीं है, तो मेथड तो सीखना ही पड़ेगा। पहले इसको लिख, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक ना, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, और करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। सपोज कीजिए दिया हुआ इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ठीक ना। माइंड में सोचिए कि मेटल का बना हुआ फुटबॉल है, अब फुटबॉल का जो लेदर है ना उसके जगह मेटल लगा हुआ और उसमें कुछ थिकनेस, ये थिकनेस इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, और करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। ऑल डायरेक्शन में करंट रेडियली आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर करंट जा रहा है। आपसे कहा गया कि इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालें। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। तो थोड़ा सोचिए, मटेरियल का रेजिस्टिविटी अगर रो है तो आप तो जानते हैं कि फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। L मतलब करंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ गया, तो L के जगह B माइनस ए लिखेंगे बाई एरिया। एरिया क्या लिखें, तो देखो ये स्फेयर है, अंदर में जहाँ पे करंट इंटर कर रहा है वहाँ एरिया है 4πa², और यहाँ जाते जाते एरिया हो जा रहा 4πb²। यानी समझो जैसे प्याज जो है वो अंदर में उसका छिलका कम रेडियस का होता है, और जैसे जैसे आगे जाओगे वो बड़ा होते जाता है कि नहीं। यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात करें तो करंट इंटर कर रहा 4πa² एरिया में और बाहर निकल रहा 4πb² एरिया में, तो जाहिर है एरिया वेरिएबल है। यानी इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो कैसे बनाया जाए, तो ठीक वैसे ही अनियन की तरह सोचो, जैसे प्याज में जो है ना छिलका कैसे बड़ा होते जाता है, तो वैसे ही सोचो। अगर इसको एक यहाँ पर हम लिए लेयर स्फेरिकल और आगे गए और आगे गए, तो जाहिर है उसका रेडियस बड़ा होते जाएगा। तो देखो जी बोलेंगे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है,
ठीक ना, स्फेरिकल कंडक्टर। देखना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, ये स्फेयर बड़ा होते जा रहा। तो एक पतला सा हम लोग लेयर लिए, समझो प्याज का एक छिलका ले लिए, इसका रेडियस जो है वो x है और इसका थिकनेस dx है। पतला सा जो लेयर लिए, जाहिर है वो भी स्फेरिकल शेप में है, रेडियस x और थिकनेस dx। अब आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस जो है ऑफ दिस स्फेरिकल एलिमेंट, ठीक ना, स्फेरिकल एलिमेंट का बतलाओ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, रो dx है ना, dx डिवाइडेड बाई एरिया। तो जो आप एलिमेंट लिए हैं उसका रेडियस x है, तो उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। एरिया कितना हो गया, 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा क्या। ये तो हम लोग केवल ये पतला लेयर का निकाले, करंट इसको क्रॉस किया तो dx लेंथ गया और एरिया हो गया इस पतला सा जो लेयर है 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो बोलेंगे क्या कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है, रो बाई 4 पाई बाहर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है जी, तो x जो है कम से कम a होगा, है ना। सोचो ये जो पतला लेयर ले रहे हैं, छोटा से छोटा लेयर लेंगे तो a रेडियस का होगा, ये तो हॉलो पार्ट है, इसमें तो आप एलिमेंट ले नहीं सकते। एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जा सकता है ना। पतला लेयर को अगर बढ़ाते जाए तो यहीं तक न जा सकते हैं, यानी x का जो वैल्यू है वेरी कर रहा है a से b तक। तो रो बाई 4 पाई 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो गया, -2। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जो पावर है वो ऐड करो, 1 ऐड करो, तो -2 में 1 ऐड करेंगे, -1 बाई -1। तो देख लो तो ये -1 बाई एक्स होगा, ए से बी। देखो माइनस को अगर डायरेक्ट यूज कर लेना चाहते हो तो समझो माइंड में कि माइनस है ही नहीं, लेकिन पहले लोअर लिमिट लिखो फिर अपर लिमिट लिखो, नहीं तो माइनस बाहर निकाल के पहले अपर माइनस, बात तो वही होना है। तो रो बाई 4 पाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। देखो जी यही आंसर आ गया। अब जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, खुद से घर में ट्राई करेंगे। एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर और करंट जो है रेडियली आउटवर्ड, करंट ऑल डायरेक्शन में बाहर इससे निकल रहा। देख लो, माने ऐसा नहीं है करंट इधर से आके इधर नहीं निकल रहा है, रेडियली आउटवर्ड उसके जैसा, ठीक ना। रेडियली आउटवर्ड करंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है, ठीक ना। इनर रेडियस दे दिया है ए और आउटर रेडियस दे दिया है बी। आपको जो है इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर
if current is directed along radially outward, करंट अगर रेडियली आउटवर्ड हो तब इसका रेजिस्टेंस बताना। ठीक है, तो ये काम तो करेंगे आप। देखिए आज इसको इतना ही बता रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे रहे हैं। ऐसा कीजिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एससी वर्मा के बुक में आप ट्राई करेंगे 1 से 12 तक प्रॉब्लम को बनाने के लिए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा जो अगले दिन उसका मैं कंसेप्ट दूंगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप देख लीजिएगा और बेहतर होगा कि आप अगर नंबर लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि अगले दिन एक्सप्लेन कर देंगे जिसमें आपको दिक्कत रहेगा। ठीक है, तब तक ध्यान लगा के पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।